हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना जो है टॉपिक है आज का वो एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है असामान्य अणुभार। ठीक है, इससे पहले अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया था। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा इसमें से न्यूमेरिकल बनता है इन द बोर्ड एग्जाम एंड एज वेल एज इन द योर कंपटीशन एग्जाम लाइक नीट एंड जेईई मेंस। तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। बहुत छोटा टॉपिक है और इससे फिर बड़े बड़े मतलब न्यूमेरिकल जो है वो अपन एस्पेक्ट्स वाइज हल करेंगे, क्योंकि जैसे वांट ऑफ फैक्टर आगे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड या कोई बड़ा न्यूमेरिकल आया उसमें आई का कोई रोल है वांट ऑफ फैक्टर का, तो वो बड़े न्यूमेरिकल में भी ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं असामान्य अणुभार। हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे नाम से पता चल रहा होगा, जो सामान्य नहीं होगा मतलब सामान्य से कुछ अलग होगा उसे क्या कहेंगे? असामान्य। ठीक है, और जब बात अणुभार की हो रही है तो अणुभार तो आप जानते हो। इंग्लिश में अगर बात करें अपन एबनॉर्मल, नॉर्मल से डिफरेंट जो है हमारे पास वो क्या है? एबनॉर्मल है। ठीक है, एंड देन क्या लिखा हुआ है? मोलर मास। इट मीन्स आप जानते हो कि मोलर मास की बात अपन करने वाले हैं और मोलर मास में भी ऐसा कुछ चेंजेस होगा जो वहां पर एबनॉर्मल है। ठीक है भाई, जो नेचुरली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। आपको पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा, तो ये एक विशेष परिस्थिति बन गई, स्पेशल कॉज बन गया। तो यानी अपन बात करेंगे एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो ठीक वैसे ही क्या है कि सॉल्यूशन जब अपन स्टडी करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर मोलर मास में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। उस वेरिएशन की वजह से जो मोलर मास में चेंजेस आते हैं उसे अपन कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि रियल में मोलर मास होता है, वास्तविक जो अणुभार होता है आपका उससे कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात तो आप जो है नोट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो बच्चों, जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें अपन सॉल्यूट मिलाते हैं। तो सॉल्यूट को मिलाने पर वहां पर दो ही चीजें पॉसिबल है। क्या है? एक तो है वहां पर या तो सॉल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट्स हो रहे हैं, यानी कि संगुणित हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि वियोजित, यानी कि वियोजन। ठीक है, जब विलय के कारण अपन किसी भी विलायक में मिलाते हैं तो वहां पे दो ही संभावनाएं हैं, एक है एसोसिएशन, दूसरा है डिसोसिएशन। ठीक है, या तो सॉल्यूशन में यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल जाकर के स्प्लिट होंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, अलग अलग होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनेंगे। या उसका उल्टा हो सकता है कि 2 से 1 बन जाए, ठीक है, 4 से 2 बन जाए, ठीक है, 10 से 5 बन जाए। दो ही संभावनाएं होती है। अब आप एक कॉमन सेंस से बता सकते हो कि जब भी एसोसिएशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज्ड यानी कमी होगी। कैसे बेटा? पहले टोटल पार्टिकल थे 50, अब दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना रहे हैं, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो टोटल कितना रह जाएगा? 25। ठीक है, तो जब भी एसोसिएशन होता है, चीजें जुड़ती है, तो हमेशा टोटल नंबर क्या होता है? कम होता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब दो बच्चों को एक यूनिट माना जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 25। तो कंबाइन होने पर कम होगा। वही चीज अगर अपन तोड़ दें, एक को 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो 2 के कितने होंगे? 4। उसी हिसाब से जब भी डिसोसिएशन होगा उस केस में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज्ड, विलय के कणों की कुल संख्या ठीक है बढ़ती है और विलय के कणों की कुल संख्या
घटती है सॉल्यूशन के अंदर। ये सबसे खास बात है इस टॉपिक को समझने के लिए। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी हमने कोई सॉलिड पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है, एक एसोसिएशन की, दूसरी डिसोसिएशन की। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि चाहे एसोसिएशन हुआ हो चाहे डिसोसिएशन हुआ हो, इन दो कारणों की वजह से ड्यू टू चेंज इन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, भाई आपके पास चाहे एसोसिएशन यानी संगुणन हो, ठीक है, या वियोजन हो, उसकी वजह से कुल अणुओं की संख्या में तो परिवर्तन आ ही गया। अब कुल अणुओं की संख्या में परिवर्तन आने के कारण क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मोलर मास obtained different from real molar mass, ठीक है, this is called abnormal मोलर मास। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो कुल अणुओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण अणुभार वास्तविक, रियल मतलब हिंदी में वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। कुल अणुओं की संख्या में परिवर्तन के कारण, वैसे हिंदी मीडियम वालों के पास पीडीएफ में नोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं तो वहां पर उनको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लिखा हुआ सब कुछ। ठीक है, वास्तविक अणुभार भिन्न प्राप्त होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ये, अगर एसोसिएशन भी नहीं हो रहा हो, डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका जो रियल में मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास जो है वो उतना ही प्राप्त होगा, तो उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी उस कंडीशन में एबनॉर्मल मोलर मास प्राप्त ही नहीं होता है जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो तो। ठीक है, ठीक, अब अपन इसको इरेज करते हैं। अब देखो मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। अभी इस सॉल्वेंट के अंदर आपने 50 शुगर पार्टिकल्स, ठीक है, 50 शक्कर के छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो पार्टिकल्स अपन ने लिए और इसके अंदर मिला दिया। पानी में मिलने के बाद सपोज दैट ये जो हमारे पास 50 पार्टिकल्स थे ये कन्वर्ट हो गए 500 में। क्यों? क्योंकि जैसा ये शक्कर पानी में घुली, शुगर पार्टिकल डिजोल्व हुए। मान लो कि एक पार्टिकल 10 में टूट गया तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कितने मिल रहे हैं, 500। तो आप क्या कहोगे, ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, ये आपको समझना है यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास है थ्योरेटिकल, ठीक है, वैल्यू। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बट ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान। अभी मान किसी का भी हो सकता है, अणुभार का भी हो सकता है, अणुओं की संख्या का भी हो सकता है, कुछ भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो कि किसको क्या कह रहे हैं अपन। ठीक है,
थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान, ठीक है। इसे आप ये भी बोलोगे रियल वैल्यू, भाई वास्तव में तो कितने लिए थे आपने 50, ये आपका हो जाएगा एबनॉर्मल, ठीक है। समझ में आई आपको बात? ये आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड भी इसे बोलोगे, भाई आपने पानी में डालने के बाद ऑब्जर्व किया तो प्रेक्षित मान, इसको आप है ना प्रेक्षित मान भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से अपन, अब देखो आपको ये समझ में आ गया कि बेसिक जो है हमारे पास वो क्या होती है, ऑब्जर्व्ड की वैल्यूज क्या होती है, एबनॉर्मल क्या होती है। तो अब देखो बेटा यहां पर जो मैंने 50 पार्टिकल लिए थे ना, ये 50 पार्टिकल 500 में कन्वर्ट हो गए, इसी को मैं कहूंगा कि एबनॉर्मल संख्या आ गई, क्योंकि नॉर्मली तो मेरे पास कितने थे 50, इससे परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए, ज्यादा होने के केस में यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है एबनॉर्मल वैल्यू आ गई, तो इसे अपन कहेंगे एबनॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल। जब मोलर मास बढ़ जाएगा किसी का तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ये सारी एबनॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं, जो हमारी रियल वैल्यू होती है उससे डिफरेंट ऑब्टेन होती है। अब बात करते हैं अपन एक नोट की। वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव, या फिर ऐसे लिखें नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पे एबनॉर्मल लिख देते हैं पहले, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are different than normal values due to association oblique dissociation। संगुणन या वियोजन के कारण क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यिक गुणधर्मों के असामान्य मान सामान्य मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं ये अपन डिटेल में देख चुके हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हो, चार है। जैसे मैं बात करूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है परासरण दाब, उसकी थ्योरेटिकल सैद्धांतिक वैल्यू सामान्य वैल्यू कुछ और है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ जाएगी, तो वो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो गई। ऐसे अपन रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर की कर लेंगे, ठीक है। ऐसे अपन बात कर लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर की, कोई भी नाम आ सकता है। बस एबनॉर्मल वैल्यू डिफरेंट होगी किससे, जो नॉर्मल वैल्यू उससे। रीजन क्या है कि वहां पर या तो एसोसिएशन हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, या डिसोसिएशन हुआ है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा देखो क्या हुआ। जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से,
ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास CH3COOH जो होता है इसे क्या बोलते हैं अपन, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड को बेंजीन में घोला जाता है, CH3COOH को बेंजीन में घोला जाता है, तो वहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद नहीं आता तो अभी मैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा तो आपको और समझा दूंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पर आपने जब एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड को जब मिलाया था तो यहाँ पर जैसे 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल ऐसे सब अलग अलग थे, बट जब आपने इनको सॉल्यूशन के बेंजीन के अंदर डाल दिया तो बेंजीन के अंदर 2 एथेनोइक एसिड मिलकर के एक बना लेंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, द्वितीयकरण हो जाएगा, डायमेराइजेशन हो जाएगा, द्वितीयकरण। ठीक है, जब 2 यूनिट जुड़ करके 1 यूनिट बना लेता है तो उसको बोलते हैं अपन डायमेराइजेशन और इसको बोलते हैं डाइमर। तो ये क्या बन गया आपका, डाइमर, यानी कि द्वितीयक बन गया। अब ये बना कैसे, देखो ये आपका CH3CO, ये आपका O, ये H। ठीक है, एक CH3COOH है भाई ये आपके पास। ठीक है, दूसरा आपके पास ये एक और CH3COOH आपके पास, ये अलग यूनिट है, याद रखना बच्चों, ये अलग यूनिट है। ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, मान लो ये कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेंजीन का है, C6H6 का है। बेंजीन के अंदर आपने एथेनोइक एसिड को मिला दिया। अब होता क्या है यहाँ पर, देखो बच्चों कि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा होगा कि जब 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 अधिक विद्युत ऋण परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं H बॉन्ड। तो यहाँ पर ये H बॉन्ड बन गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ भी क्या बन गया, H बॉन्ड। अब देखो जैसे मान लो ये दोनों हाथ अलग अलग है, पास पास आए, अब इनमें ओवरलैपिंग हो गई या बॉन्डिंग हो गई, यूं कह सकते हो आप, तो अब ये एक यूनिट बन गए पूरे पूरे। वैसे 2 मॉलिक्यूल आए, दोनों को अंदर H बॉन्डिंग हो गई और वो एक बन गए, इसको बोलेंगे अपन संगुणन हो गया। क्या हो गया, संगुणन यानी एसोसिएशन। और दोस्तों जब एसोसिएशन होता है, संगुणन होता है, तो आपको पता होगा, क्या पता है आपको कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर 2 मिलकर के 1 बना रहे हैं तो कुल मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अब अपन देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा। इससे ये फर्क पड़ा कि जो हमारे पास CH3COOH है, ठीक है, इसका मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये जो CH3COOH है इसका मोलर मास आपने निकाला होगा, मोलर मास कितना आता है, 60 आता है, ठीक है। बट जब ये डाइमर बना लेता है तो इसका मोलर मास कितना आता है, 120। अब ये जो है आपके पास ये ऑब्जर्व्ड यानी कि प्रेक्षित अणुभार है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। इससे आप क्या बोलोगे, रियल मोलर मास, यानी कि वास्तविक अणुभार। वास्तविक अणुभार कितना था इसका, 60। जब सॉल्यूशन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, विलेन के अंदर आपने प्रेक्षित किया, तो पता चला मोलर मास 1 यूनिट का कितना दिखाई दे रहा, 120। तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं अपन एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल के बाद मोलर मास आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, बट आपको एबनॉर्मल के बाद देखना ये है कि किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोलर मास की बात कर रहे हैं तो अपन कहेंगे ये एबनॉर्मल मोलर मास है, बिकॉज ऑफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। ये वास्तविक से भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए अपन इसको कहेंगे ये एबनॉर्मल यानी असामान्य अणुभार है। तो एथेनोइक एसिड का असामान्य अणुभार कितना प्राप्त हो गया, 120। ये इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज होता है।
ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो वहां पे एक ही बात है, या तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एसोसिएशन आपने देख लिया, आगे चल के अपन डिसोसिएशन भी देख लेंगे, ठीक है। एसोसिएशन में क्या हुआ कि दो यूनिट मिलकर के क्या हो रही है बेटा, दो यूनिट मिलकर के एक हो रही है। और जो मोलर मास अपन ने चेक किया तो पता चला कि मोलर मास जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 60 है और प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 120 है, ठीक है। तो डिफरेंट हो गया ये। अब ऐसे अपन बात करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज यहां पे आप नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन, थ्योरेटिकल ऑब्लिक रियल ऑब्लिक नॉर्मल मोलर मास ऑफ CH3COOH कितना है बेटा 60, ताकि आपको किसमें कंफ्यूजन नहीं आए। आगे चल के थ्योरेटिकल बोला या आगे चल के रियल बोला, नॉर्मल बोला, ये सब एक ही चीज है। यानी कि सैद्धांतिक बात करेंगे अपन, हिंदी में सैद्धांतिक या वास्तविक या सामान्य अणुभार, और किसकी बात कर रहे हैं, एथेनिक एसिड की, तो वो कितना है 60। अब दूसरी बात करते हैं यहां पर प्रैक्टिकल ऑब्लिक ऑब्जर्व्ड ऑब्लिक एबनॉर्मल मोलर मास, और किसकी बात कर रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, CH3COOH। तो कितना हो गया 120। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रायोगिक, या फिर बोलेंगे अपन इसको प्रेक्षित। आगे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इतना सब कुछ लिख रहा हूं। या बोलेंगे असामान्य अणुभार, और ये कितना है, किसका है, एथेनिक एसिड का, वो 120 है। तो अब आपको सारी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, रियल क्या है, नॉर्मल क्या है। ये तीनों एक ही बात होती है। प्रैक्टिकल, ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल, कहीं पे क्या लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भी अगर कोई कंफ्यूज होता है इसको देखने के बाद, तो फिर क्या उपाय है, वो एक बार बढ़िया से 10-12 घंटे सोए और सोने के बाद उठ के दोबारा मुंह धो के चाय पी के दोबारा वीडियो देखे। ऐसा तब तक करें जब तक उसको याद ना हो जाए, ठीक। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन ने लिया। मान लीजिए हम सपोज दैट कि हम NaCl, ठीक है, अपन ले लेते हैं CaCl2, ठीक है, अपन ले लेते हैं AlCl3। पहले अपन ने केस लिया था जिसमें एसोसिएशन हो रहा था, ठीक है। अब अपन केस ले लेते हैं जिसमें डिसोसिएशन हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो। इनका अगर अपन मान लेते हैं कि इनका जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन वियोजन यानी टूटना, वो मान लेते हैं कि 100% हो रहा है किसी भी विलयन के अंदर। तो अब आप देखो NaCl को जल में घोला, 100% अगर अपन मान ले कि इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको 1 मोल NaCl से क्या आयन प्राप्त होंगे, Na+Cl-, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 आयन्स आपको यहां पर मिले। ये भी ध्यान रखना। 1 मोल आपने क्या लिया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से क्या मिला आपको, एक तो मिला Ca+2, दूसरा मिला 2Cl-1। टोटल नंबर ऑफ आयन्स आपको कितने मिले, 3। यहां पर आप देखोगे 1 मोल LCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया,
इसका एक तो बना Al+3 और 3Cl-1, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले भैया 4। अब एक चीज बताओ, इनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान सेम होगा या डिफरेंट? क्योंकि आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कब कैसे है। तो सॉलिड पार्टिकल की संख्या 2 3 4 है, तो इनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे सभी के लिए। और आप देखो कि यहां पर हम जब थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं तो सभी का एक एक मोल हमने लिया है, बट अगर अपन बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल, तो सभी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि एसोसिएशन के केस में कम होगा 2 से 1, डिसोसिएशन देखो 1 से 2 बन गया, 1 से 3 बन गया, 1 से 4 बन चुका है। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन के केस में यहाँ पर सारी की सारी ये कौन सी वैल्यूज है थ्योरेटिकल, ये कौन सी वैल्यूज है प्रैक्टिकल, ये कौन सी है नॉर्मल, तो इसको क्या बोलेंगे एबनॉर्मल, ये रियल ये एबनॉर्मल। ठीक है, हिंदी में प्रेक्षित ये हो जाएगी ऑब्जर्व की हुई, ठीक है, और रियल में वैल्यू जो है वास्तविक वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन से पहले है वो सारी वैल्यूज आपको समझ में आनी चाहिए, सॉल्यूशन के बाद उनको क्या बोलते हैं वो भी समझाया था आपको। ठीक, अब एक चीज है कि जब एसोसिएशन होता है यानी संगुणन होता है, तो आपने देखा था कि वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा मोर देन प्रीवियस, पहले से ज्यादा प्राप्त होती है। जैसे पहले 60 था, अब कितना मिला था आपको 120। अगर डिसोसिएशन में ये बात आप करोगे वियोजन में, तो आप देखोगे कि लेस देन प्रीवियस, उल्टा है। ठीक है, पहले से आपको क्या मिलेगी कम मिलेगी। जैसे मोलर मास 60 मिला था 120 मिला। ठीक है, अगर मान लो डिसोसिएशन करोगे तो पहले कितना है 120 और बाद में कितना मिलेगा 60, तो पहले से हमेशा क्या हुआ कम मिला आपको। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब इससे बाद वाली बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिए अपनी किताबों के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ। ये मत समझना छुट्टियां चल रही है मजे करो, जो होगा सरकार देखेगी, सरकार कभी भी बोल देगी एग्जाम कराओ, तो पढ़ते रहो।